नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बीजेपी और कांग्रेस से दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके अमरवाड़ा चुनाव में दोनों दलों ने अपनी शक्ति झोंकने की तैयारी कर दी है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा में अपनी धाक तो जमा ली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के आते आते कांग्रेस का ये गढ़ बीजेपी के आक्रामक रणनीति की वजह से ध्वस्त हो गया। अब अमरवाड़ा उपचुनाव जीतकर सत्ताधारी पार्टी आदिवासी बाहुल्य इस इलाके में भगवा ध्वज लहराकर जनादेश को सही साबित करने की कोशिश में लगी है। तो वहीं कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए सब कुछ झोंकने को तैयार दिखाई दे रही है। अमरवाड़ा से कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह इनवाती को अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर आंचलकुंड धाम को साधने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर आंचलकुंड धाम में बीजेपी भी पूरी तरह से सक्रियता के साथ हाजिरी लगा रही है। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार के साथ कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता दादा दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। भाजपा को दादा दरबार से आशीर्वाद की उम्मीद है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के नामांकन रैली में शामिल हुए और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा 2 बार अमरवाड़ा का दौरा कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नामांकन रैली में नदारद नाथ परिवार अब अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव का मोर्चा संभालने जा रहा है। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐसे चेहरे पर दांव खेला है जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से तो नहीं है, लेकिन इनका परिवार आदिवासी समाज के लिए आस्था का केंद्र रहा है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आस्था और राजनीति की जंग में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन रैली से गायब रहे पूर्व सीएम कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब बताया जा रहा है कि 2 जुलाई से कमलनाथ और नकुलनाथ अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव का मोर्चा संभालेंगे। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद ये चुनाव कमलनाथ के लिए खास माना जा रहा है। यदि अमरवाड़ा में कांग्रेस की जीत होती है तो फिर एक बार कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, लेकिन यदि भाजपा यहां से जीत जाती है तो कांग्रेस की राह और भी मुश्किल हो सकती है। विधानसभा का ये चुनाव न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, बल्कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए भी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से आंचलकुंड दरबार के वारिस को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है, उसके बाद से आदिवासी वोट बैंक के लिए गोंडवाना को भी यहां जीत तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। यदि गोंडवाना यहां पर पिछले चुनाव की तरह अच्छी परफॉर्मेंस देती है तो उसका अस्तित्व और सक्रियता के साथ उभर कर सामने आएगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से मंजरी जैन जी, पूर्व विधायक रविंद्र तोमर जी और सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से अब आंचलकुंड धाम की यहाँ पर एक बहुत महत्वता बढ़ गई है इस उपचुनाव में, तो आप इसको पूरा किस तरह से देखते हैं? इस उपचुनाव में अमरवाड़ा का जो उपचुनाव है वहां पर किसके आशीर्वाद से यहाँ पर जो आंचलकुंड धाम की बात कर ले, आशीर्वाद जिसको भी मिलेगा ऐसा माना जा रहा है कि उनकी शायद जीत यहाँ पर निश्चित हो सकती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ये कितना असर हो गया आंचलकुंड धाम यहाँ पर? जी बिल्कुल भागीरथ जी, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है। जब से ये उपचुनाव डिक्लेयर हुआ है तब से देखिए बीजेपी ने तो तत्काल ही अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया था, कमलेश शाह, क्योंकि वो कांग्रेस के जीते हुए कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था लोकसभा चुनाव से पहले। तो उनका कैंडिडेट, और बार बार ये बात उठ रही थी, बीजेपी ये आरोप लगा रही थी, देखिए कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है हमारे से बीजेपी से फेस करने को। और इस बार के लोकसभा में छिंदवाड़ा भी जीत लिया था बीजेपी ने एक रणनीति के तहत, बहुत एक सफल रणनीति जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव और तमाम बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय सबने बनाई थी, और केंद्र से भी लगातार अमित शाह आ रहे थे। तो ऐसे ही बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने, ये मानना पड़ेगा भी, कांग्रेस ने एक बहुत अच्छे कैंडिडेट को उतारा है। भले ही राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो वो धर्म से जुड़े हुए हैं, जिसका एक दबदबा है आदिवासियों के बीच में, क्योंकि अमरवाड़ा जो है आदिवासी बहुमूल्य इलाका है, आदिवासी है, और इसका जो है पूरा का पूरा जो
एक तरह से हम कहें तो ये आदिवासी से जुड़ा हुआ है, उनका आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा आप भी कह रहे हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि क्या इससे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो एडवांटेज में है, ये देखना होगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस मान के चल रही है कि उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है कि सारे आदिवासी जो है वो इनको वोट देंगे। लेकिन देखिए यहां पे हम बीजेपी की रणनीति को भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी ने छिंदवाड़ा को 4 दशक के बाद लोकसभा में हथियाया है। तो एक रणनीति के तहत जिस तरह से उसने काम किया था, अब आप देख रहे हैं कि अब फिर से जो है बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कल वो पूरे दिन अमरवाड़ा में थे, तो वो रणनीति बना रहे हैं। तो क्या बीजेपी की रणनीति इस धर्म जो एक आस्था का सवाल है आदिवासियों का, उस पे काम कर पाएगी, ये देखना होगा। चलिए मंजरी जैन हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या लग रहा है। कांग्रेस तो सोच रही है कि जिस तरह के उसने प्रत्याशी को उतारा है, जिस तरह से आदिवासियों के आस्था का सवाल है, तो वो एडवांटेज में है। लेकिन जो हमने देखा है अभी लोकसभा में हमने देखा कि बीजेपी ने पूरी रणनीति बना के जो है जिस तरह से छिंदवाड़ा को छीन लिया कांग्रेस से, आप कैसे देख रही हैं पूरे इसको? देखिए, आस्था अपनी जगह है, लेकिन जनता के लिए योजनाएं, जन कल्याण की जितनी योजनाएं हैं और विकास वहाँ का, ये जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। आस्था के प्रति लोगों की आस्था है, हमारी भी आस्था है, हर व्यक्ति की होती है आस्था। लेकिन जब लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तब वो एक विषय अलग हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से काम किया था, जन कल्याण का, जनहितैषी, और जो वहाँ पर लोगों को लाभ पहुँचा है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, और अमरवाड़ा की जनता ने भी वो लाभ लिया है, तो निश्चित तौर पर मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही परिणाम आएंगे। और हमने लोकसभा में भी ये देखा कि जनता ने किस तरह भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पर भरोसा किया, संकल्प पर भरोसा किया, और जो विकास वहाँ पर अधूरा है, अब उस विकास को और आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। और जो वहाँ से जो हमारे प्रत्याशी हैं वो जन आधार वाले नेता हैं, कमलेश शाह जी, हम सभी जानते हैं, और उनका जनता के साथ जुड़ाव है। तो निश्चित तौर पर आगे आप जब देखेंगे, और जिस तरह से हमारे सारे कार्यकर्तागण, छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने दृढ़ संकल्प के साथ और भाजपा के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसके प्रति अपनी पूरी प्रगाढ़ मेहनत के साथ एक एक बूथ पर जब वो काम करते हैं, एक एक पन्ना प्रमुख के तौर पर, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो मतदान करते हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, तो जिस दिन कांग्रेस प्रत्याशी अपना पर्चा भरने जा रहे थे, तो जो वहाँ की जनता के नाथ बने हुए बैठे हैं, वो उन्होंने उस जनता को और वहाँ के कार्यकर्ता को अनाथ छोड़ दिया, और जो प्रत्याशी जा रहे थे उनके साथ भी वो शामिल नहीं हुए। तो इससे ये निश्चित हो जाता है कि कमलनाथ और उनके पुत्र नकुल नाथ जी जो है उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और जो कांग्रेस के नेताओं में खींचतान है अंदरूनी, और वो अब सड़क पर भी दिखती है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ है वो भी दिखती है। तो ये जो है, मुझे नहीं लगता कि ये सब एक होकर काम कर पाएंगे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेतागण पूरी रणनीति के साथ काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, उसका परिणाम भी सामने आएगा। और इसीलिए जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहे पर भरोसा करती है। जी भागीरथ जी। चलिए रविंद्र तोमर जी, जिस तरह से आप लोग ने प्रत्याशी अब मैदान में उतार दिया है, धीरेन्द्र शाहनवाज, या आपको लगता है कि आचमकुंड धाम का आशीर्वाद आप लोग को मिलेगा? और उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर रणनीति बना रही है, क्योंकि लोकसभा की अगर बात करें तो जिस तरह से छिंदवाड़ा को बीजेपी ने हथियाया था, बहुत कॉन्फिडेंट है। ये भी शुरू में कह रही थी कि आप लोग प्रत्याशी भी आप लोग निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कौन किसको यहाँ से उतारा, लेकिन अब जैसे प्रत्याशी आपने उतारा है, बीजेपी भी यहाँ पर थोड़ी सचेत हो गई है। क्या आशीर्वाद आप लोग को मिलने वाला है जीत का भी? हाँ, निश्चित रूप से अमरवाड़ा की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी, कांग्रेस के कैंडिडेट को आशीर्वाद देगी। उसका एक ये है, जैसा कि अभी आस्था का प्रश्न वाली बात आई, तो आस्था तो निश्चित है ही। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं, अमरवाड़ा की जनता ने 5 साल के लिए कांग्रेस का विधायक चुना था, और जो बीच में उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई जनता के साथ, जनता के वोट के साथ जो छलावा, एक तरह से उसको छलावा यूं कहेंगे कि जनता ने जो मन बनाया कि हमने कांग्रेस के प्रत्याशी को 5 साल के लिए चुना है विधायक के रूप में, और वो जो चुनाव में जिस प्रकार का
दृश्य देखने को मिला। कई हमारे ऐसे विधायक, प्रत्याशी विधायक हैं जिनका नुकसान करके, भय दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके उनको अपने पाले में लिया। ये बात भी जनता के जहन में है निश्चित रूप से। रहा सवाल कांग्रेस का, हमारी अभी बहन जो कह रही थी कि कांग्रेस में जो बिखराव है, मैं ये कह रहा हूं कि जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरे घर में पत्थर फेंक के क्या साबित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कितने मुख्यमंत्री बना दिए थे मोदी जी ने वहां बैठ करके, दिल्ली में अमित शाह जी ने। एक नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बना दिया था, वहां पटेल को बना दिया था मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बना दिया था, और शिवराज सिंह जी को बना दिया था, सिंधिया जी को अलग से न्योता दे दिया था। तो ये बिखराव भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो अपने आप को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि जो बाहर से जो भर्ती कर लिए उससे कार्यकर्ता में मायूसी और ठीक है। लेकिन रविंद्र तोमर जी, जिस तरह से भी लोकसभा के चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बड़ी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। लेकिन रविंद्र तोमर जी, कितना आपको लग रहा है कि आंचलकुंड धाम का आशीर्वाद आपके प्रत्याशियों को, कांग्रेस को मिलने वाला है? समीकरण में भी होते हैं, ठीक है, जीत हार तो होती है, लेकिन वोट का जो वोट बैंक है उसका अंतर देखिए। वो मतदाता जो 4 लाख से ऊपर, ठीक है। रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? छिंदवाड़ा जिले के निवासी है। रविंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? रविंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सुन रहा हूं जी, मैं ठीक है। आप जिस तरह से कह रहे हैं बिखराव, हालांकि अभी लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आ गया, 29 की 29 सीटें बीजेपी जीती है, तो मजबूत कौन है, कमजोर कौन है, मुझे लगता है यहां पर शायद ये आंकड़े जरूर बता देंगे। लेकिन जिस तरह से यहां पर अब आंचलकुंड धाम के एक आशीर्वाद की बात की जा रही है, आपको क्यों लग रहा है कि ये कांग्रेस को मिलने वाला है और आपके प्रत्याशी को ज्यादा मिलने वाला है? देखिए, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है अमरवाड़ा, और निश्चित रूप से जो कैंडिडेट कांग्रेस दिया है वो पूरे समाज की आस्था है और वहां एक जुड़ाव है। एक बात, दूसरी बात, मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि लोगों ने 5 साल के लिए कांग्रेस का विधायक चुना था अमरवाड़ा में, तो ये लोगों के ध्यान में है। दूसरी बात, हमारा कार्यकर्ता जो है जमीन स्तर पर पोलिंग बूथ से लेकर के मंडलम, सेक्टर, नहीं, ठीक है, ये तो मुझे लगता है जब रिजल्ट आ जाएगा, जब समझ में आ जाएगा किसके कार्यकर्ता कितने जमीनी स्तर पर पहुंचे। लेकिन मंजरी जैन जी, देखिए, आस्था की यहां पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कैंडिडेट उतारा गया कांग्रेस की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि आंचलकुंड धाम का आशीर्वाद जो है वो शायद अभी कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी इसको कैसे काउंटर करने वाली है? देखिए, आंचल धाम की जो आप बात कर रहे हैं, आस्था वाली जो बात कर रहे हैं, तो देखिए हमारी भी आस्था है और कमलेश शाह जी की भी आस्था है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इनावती जी हैं उन्हीं के लिए आशीर्वाद मिलेगा, वो भी उसके अनुयायी हैं कमलेश शाह जी। तो निश्चित तौर पर देखिए, ईश्वर का जो अगर हमारी आस्था है तो सबको आशीर्वाद बराबर मिलता है, और आशीर्वाद उससे ज्यादा मिलता है जो अच्छे मन से काम करता है जनता के लिए, जिसने जनता का सेवक बन के काम किया है, उसको आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जन सेवा ही नारायण सेवा है, और यदि जिसने जन सेवा की है वो नारायण सेवा की, और उसी से ईश्वर खुश होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा नर सेवा को ही नारायण सेवा समझा है, और उसी लक्ष्य कदम पर चलते हुए कमलेश शाह जी भी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और भारतीय, अगर ऐसा होता तो देखिए, लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी जीत मिली है, और मैं आपसे ये कह रही हूँ, ऑन द रिकॉर्ड कह रही हूँ कि हम ऐतिहासिक जीत जीतने जा रहे हैं। अमरवाड़ा सीट से अच्छे मतों से कमलेश शाह जी जीत दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर मोर्चे पर सफल होती है, क्योंकि हमारे रणनीतिकार जो हैं वो सफल रणनीति बनाते हैं, नेतृत्वकर्ता जो है वो सफल नेतृत्व करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं कार्यकर्ताओं को, और कार्यकर्ता जो है वो निष्ठा के साथ उस काम को नीचे तक ले जाने का काम करते हो। जिस तरीके से विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मैंने जिक्र किया कि चाहे वो पीएम आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, अन्य कई सारी ऐसी योजनाएं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे, और देखिए खास तौर से आदिवासी समुदाय के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, कांग्रेस ने तो हमेशा उनको वोट बैंक की तरह यूज किया था।
तो इसलिए उनको लोकसभा में वहाँ की जनता ने जवाब भी दिया। आज यदि हम आदिवासी समुदाय के उत्थान की बात करते हैं तो उनके शैक्षणिक विकास से लेके आर्थिक विकास और उनके जो समुचित जो उनका विकास होना चाहिए था, चाहे वो पैसा एक्ट हो, चाहे उनके नायकों को एक नई पहचान और स्थापित करने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बखूबी किया है और ये जनता देखती है। आज आदिवासी समुदाय के बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, जागरूकता आई है इस समुदाय के अंदर, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो। वो देख रहे हैं कि क्या बहुत बड़ा फर्क है कि कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, तब उन्होंने कभी उनके उत्थान के बारे में नहीं सोचा, ना कभी उन्होंने शौचालय देने की बात की, ना कभी मकान देने की बात की, ना आज देखिए वहां का जो एरिया जो है जहां वो रहते हैं, वहां का समुचित विकास, वहां की सड़कें, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, आज हर चीज वहां मुहैया कराई गई है। तो जनता वो देखती है, आज जनता को जो लाभ मिल रहा है, वहां के जो लाभार्थी हैं वो देख रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। तो आज अगर कांग्रेस ने जो छलावा किया था 8,500 रुपए देने का, उस छल को वो समझ चुकी है। विधानसभा चुनाव में आपने नारी सम्मान योजना का जिक्र किया था, लेकिन जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया और देखिए हम प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा में भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। ठीक है मुक्ता जी, देखिए आशीर्वाद किसको मिलेगा आंचल कोंड का, मुझे लगता है जब रिजल्ट आएगा सामने जरूर आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से नामांकन रैली हुई, बीजेपी के प्रत्याशी में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी की नामांकन रैली में वहां पर नाथ परिवार गायब रहा। एक बड़ा चेहरा है कमलनाथ नकुलनाथ, लेकिन वो गायब रहा इस बीच में। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जनता में बीच में एक मैसेज तो जाता है, लेकिन क्या यहाँ पर जो कांग्रेस सिर्फ अपने प्रत्याशी के सहारे, फिर से ऐसा लग रहा है कि बड़े नेता यहाँ पर नामांकन रैली में शामिल नहीं हुए। हालांकि अब खबर है कि वो अब चुनाव प्रचार में जरूर शामिल होंगे तो 2 जुलाई से नाथ परिवार, लेकिन नामांकन रैली एक शक्ति प्रदर्शन होता जरूर है, ध्यान दिया जाता है कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से बड़े नेता शामिल नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी आपने, क्योंकि एक बहुत मैसेज जाता है। हम लगातार देखते रहे लोकसभा चुनाव की, अगर मैं आपको बात अभी हम करें तो हर प्रत्याशी के समय जो है डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हमने देखा कि वो पहुंचे प्रत्याशी के साथ नामांकन दाखिल करवाने। और अब यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतू पटवारी हालांकि और उमंग सिंगार पहुंचे थे, लेकिन कमलनाथ या नकुलनाथ नहीं थे, तो इसका मैसेज सही नहीं गया। चाहे वो बीजेपी तो लगातार आरोप लगा ही रही है कि जिस तरह से कांग्रेस में जो है वो गुटबाजी है, देखिए अब वो दिख रहा है। जिस तरह से छिंदवाड़ा में नकुलनाथ हार गए, उनको वोट नहीं मिला, लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारे, ऐसा भी नहीं कि वोट डिफरेंस बहुत कम था। तो जो कमलनाथ और नकुलनाथ नहीं पहुंचे प्रत्याशी के नामांकन दाखिल के उसमें, तो इसका मैसेज सही नहीं गया। शायद उसी डैमेज कंट्रोल को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब ये जो है खबरें आ रही है कि 2 जुलाई से जो है वो पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे, क्योंकि लगातार जो है इस तरह की बात आ रही है। क्योंकि हमने सुना था, अजय सिंह को भी सुना था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था, बिना नाम लिए कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे जिस तरह से बीजेपी में जा रहे थे और फिर नहीं गए, उसका खामियाजा जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ा और इसीलिए कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई लोकसभा में और 0 में जो है जाकर वो 0 रहा। तो ये तरह की, तो जिस तरह का जो मैसेज जो गया वो गलत गया। और जहां तक आस्था का सवाल है तो देखिए बहुत अच्छा कार्ड प्ले किया है कांग्रेस ने, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी। पहले जिस तरह से भाजपा लगातार कह रही थी कि प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिससे आदिवासियों का आस्था का सवाल जुड़ा है। अब ये कितना जो है वोट में तब्दील होता है ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, वाकई रविंद्र तोमर जी, लेकिन क्या इसलिए आप लोग आश्वस्त हैं कि हमने जो प्रत्याशी उतारा बड़ा मजबूत है, आदिवासी समाज में एक आस्था का केंद्र है वो परिवार, लेकिन आपके बड़े नेता अगर नामांकन रैली में शामिल नहीं हो रहे तो मैसेज तो लोगों के बीच में, जनता के बीच में थोड़ा गलत जाएगा ना? नहीं, उसका जो है अनुमान गलत ना लगाया जाए। आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, ये क्या होता है, कुछ व्यक्तिगत काम भी होते हैं लोगों के, कोई समस्या भी होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शामिल नहीं हुए तो पार्टी के खिलाफ चले गए। पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित एक ही नेता है मेरे दिमाग में और पूरे देश की जानकारी में है। आदरणीय कमलनाथ जी पूरे लंबी राजनीति के बाद एक भी कोई दाग धब्बा नहीं है उनके व्यक्तित्व में कोई कमजोरी। लेकिन आपकी इस बात से लग रहा है कि बाकी जो कांग्रेस के बड़े नेता वो समर्पित नहीं है। मुझे अब कहने तो दीजिए। मेरा निवेदन ये है कि अभी हमारी बहन एक बात कह रही थी ना कि वो बहुत विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए वोट मिल जाएगा।
तो फिर केंद्र की सरकार में मोदी जी ही तो, भारतीय जनता पार्टी में है कौन? केवल मोदी जी। और मोदी जी के इतना बड़ा होने के बाद भी बड़ी चर्चा में थे मोदी की गारंटी, और फिर गारंटी की गारंटी, और केंद्र में लगड़ी सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत भी नहीं आया। अगर इंडिया एनडीए का हिस्सा हटा के बीजेपी की बात करो तो गठबंधन पूर्ण बहुमत नहीं है। दूसरी बात, ये खुश हो रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर के, ये देश का चुनाव था, मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं था। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का विकास सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में एक प्रति व्यक्ति जो बच्चा पैदा हो रहा है आज हमारे आपके घरों में, उस पर 51,000 रुपए का कर्जा है, और यह है भाजपा का विकास। कांग्रेस के जमाने में जितना कर्जा था उससे ज्यादा ये ब्याज दे रहे, और संपत्तियां बेच रहे। फंडिंग सही नहीं है, माली हालत देश जो प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है इतनी टूटी हुई है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए दूसरे फंड से पैसा ट्रांसफर करना पड़ रहा है। यह है प्रदेश की स्थिति। किसानों की हालत यह है कि इसी सरकार में, केंद्र की सरकार जिस पे खुश हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो दिल्ली की सड़कों पे 14 महीने बैठे रहे, वो 3 काले कानून को लेकर के 732 किसानों की शहादत हो गई। ठीक है, लेकिन तो रविंद्र जी, आप ये सारे मुद्दे बता रहे हैं जो देश से जुड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये मुद्दे यहाँ पर अमरवाड़ा में भी कमाल कर रहे हैं? मजदूर, सरबराह और व्यापारी सभी परेशान है। कांग्रेस की सरकार में कभी खाने पीने की वस्तुओं पर, आटा, दाल, चावल, दूध, घी, शक्कर, तेल, इस पे कभी टैक्स नहीं लगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें गरीब मजदूरी करके आता है, जिसको 400 रुपए मिलते हैं, वो 150 रुपए अपने खाने पीने की वस्तुओं में टैक्स भरता है। यह है भारतीय जनता पार्टी का विकास। ठीक है मंजरी जी, देखिए वो जो बहुत सारे एक ऐसे मुद्दे हैं जो पहले विधानसभा चुनाव में भी गूंजे, लोकसभा चुनाव में भी गूंजे, और अरविंद तोमर जी को लग रहा है कि अमरवाड़ा के उपचुनाव में भी ये मुद्दे काम करेंगे, और इसको लेकर हमेशा कांग्रेस उठाती रही। लेकिन आपको क्या लग रहा है वो कौन सा अमरवाड़ा में मुद्दे होंगे जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप लोग इस बार जीतने वाले हैं? क्योंकि आस्था के हिसाब से बात करें, आंचलकुंड धाम के आशीर्वाद की बात करें, तो प्रत्याशी यहां पर कांग्रेस का दमदार दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या केंद्र में एनडीए की सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व में, और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए आप इसी उम्मीद के साथ कि अभी छिंदवाड़ा जीते, अब अमरवाड़ा भी जीतेंगे? संक्षेप में, समय कम है। प्रत्याशी हैं वो काफ़ी अनुभवशील हैं और जनता के बीच में रहने वाले हैं, जनता की नब्ज को समझने वाले हैं, और कैसे काम करना चाहिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो उसको समझते हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो इन्होंने ये कार्ड खेलने की कोशिश की कि जिन प्रत्याशी को उतारा गया, एक तो इनको मान मनौवल बड़ा लगा कि आप इस्तीफा दीजिए, जॉब करते थे वो, और मुश्किल से वो तैयार हुए। इसके बाद फिर इन्हें इतना डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हार के डर से बाद में जो है वो मुकर जाए, ना लड़े चुनाव, तो फिर उन्होंने डमी कैंडिडेट खड़े किए, फॉर्म भराए। तो मैं समझती हूँ कि उनकी अनुभवहीनता, इनवती जी की, और इनकी जो अनुभव है, इन दोनों के बीच में बहुत फर्क है। कांग्रेस भले ही इस पे अपनी पीठ थपथपा ले कि उन्होंने ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया, मगर आस्था ठीक है, मेरे पास समय कम है। ठीक है मुक्ता जी, वाकई क्या एक तरफ अनुभव जो पहले जीत चुके हैं चुनाव, एक बार जिस तरह से मंजरी जी कह रहे हैं कि अनुभवहीन प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन यहां पर मुद्दों के साथ ये अनुभव और अनुभवहीनता को अगर कंपेयर करें तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? क्या कुछ रिजल्ट है? हालांकि जब रिजल्ट आएगा क्लियर हो जाएगा, लेकिन कौन फिलहाल अभी थोड़ा आगे दिखाई दे रहा है? कि कांग्रेस ने अपने तरफ से के साथ एक कैंडिडेट को उतारा है। वो हर एक पार्टी का अपना नजरिया होता है कि वो किस तरीके से चुनाव में जा रही है, तो उसने अपनी तैयारी की है। कांग्रेस ने धर्म का, आस्था का सवाल है और कैंडिडेट को ऐसा उतारा है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो ये कांग्रेस से जीते हुए प्रत्याशी हैं जो बीजेपी में गए, तो जाहिर तौर पे बीजेपी, और चूंकि बीजेपी अभी लोकसभा में जीती भी है छिंदवाड़ा, तो उसको उम्मीद है, और जो रणनीति बीजेपी बनाती है उसको उम्मीद है कि उसके तहत उनको फायदा मिलेगा। और देखिए, हमने ये देखा भी है 2020 के उपचुनाव की अगर हम बात करें, तो जब सिंधिया जी के साथ 22 लोग गए थे मंत्री विधायक, उनमें से अधिकांश लोग जीते भी थे। जो पहले कांग्रेस से जीते थे वो बीजेपी के साथ जीते थे। तो देखिए, ये भी एक चीज वर्क करती है कि किसकी सरकार है। मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी के, तो उपचुनाव में लोगों के मन में भी ये रहता है, जनता के मन में रहता है कि हम बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दें ताकि हमारे काम होते रहे, विकास के काम रुके नहीं। ये भी एक फैक्टर है जो काम करती है। बिल्कुल, वाकई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मंजरी जैन जी, रविंद्र तोमर जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा यहाँ पर जिस तरह से
प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। क्या इसका असर इस उपचुनाव में होगा या फिर आचलनकोट दरबार की यहां पर आस्था का असर होगा? जिस तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।